हेलो एवरीवन, कैसे हो? एकदम ठीक। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सीखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो देखिए, कोई भी आप मेटल्स ले लीजिए, कोई भी आप मेटल्स ले लीजिए और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए, तो क्या बनेगा? उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। कोई भी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, यदि कोई मेटल्स ले लीजिए, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए, तो क्या बनेगा? उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। यहां पे अब देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले वाले मेटल हम लोग उठाएंगे। उसका नाम है पहला मेटल हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम सॉलिड स्टेट में प्लस ऑक्सीजन गैस स्टेट में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड की एक लेयर हो जाएगी। तो पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पे पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। दूसरा, अब ये पोटेशियम ऑक्साइड जो बनेगा अभी बता रहे हैं। अगला, पोटेशियम के बाद सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से ये दोनों रिएक्शन इतनी तेज होती है कि किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि इसमें आपको हीट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल के सबसे पहले वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल हैं वो पोटेशियम और सोडियम ही आते हैं। इसीलिए इनको रिएक्शन करने के लिए किसी हीट की जरूरत नहीं होती, आसानी तरीके से उसके ऑक्साइड ये बना लेते हैं। अब अगली हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या नाम है? हम लोग पोटेशियम देख लिया, सोडियम देख लिया। सोडियम के बाद मैग्नीशियम का अगर ऑक्सीडेशन कराए, मतलब वही ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। अगली रिएक्शन है एल्यूमिनियम हम लोग ले लें और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, तो क्या बनेगा? एल्यूमिना ऑक्साइड Al2O3। यहाँ पे एल्यूमिना कहा जाता है या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी कहा जाता है। इसी प्रकार से अब ये रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इस रिएक्शन को पोटेशियम को ऑक्सीडेशन कराने पर, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर किसी जरूरत नहीं होती, आसानी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है। सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, आसानी तरीके से सोडियम का ऑक्साइड बना लेता है। लेकिन मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। इसलिए हीट करना पड़ता है क्योंकि ये मेटल कम रिएक्टिव होते हैं। इसके वजह से इनको रिएक्शन कराने के लिए पहले शुरुआत में थोड़ा हीट करना पड़ता है। तो शुरुआत में आपको थोड़ा हीट करना पड़ता है, हीट का सिंबल डेल्टा से। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से एल्यूमिनियम का भी थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्शन जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे वैसे वैसे उनको ज्यादा हीट करने की जरूरत होगी, तभी ये बन पाएंगे। आगे हम लोग और लिखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे जिंक हम लोग लिख लेते हैं प्लस
यहाँ पे उसका हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो इसको भी हीट करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों से ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे भी हीट करने की जरूरत होगी, जबकि इससे ज़्यादा इसको हीट करना पड़ेगा, इसको इससे ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटीज में सबसे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिए, क्या ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पोटेशियम जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड बना, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ कराया तो सोडियम का ऑक्साइड बना, और मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, जिंक का जिंक ऑक्साइड बना। लेकिन सबसे तेज किससे बना होगा? जो मेटल सबसे तेज रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। सबसे तेज अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ लिखना चाहें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम यहाँ लिख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी उसका ऑर्डर है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा, यहाँ लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। मतलब कोई कहे कि सबसे तेज किस ऑक्साइड बना होगा मेटल का, तो पोटेशियम का ऑक्साइड बना होगा, फिर सोडियम का बना होगा, फिर मैग्नीशियम बना होगा, फिर एल्युमिनियम का बना होगा, फिर जिंक का बना होगा। अब लोग आगे लिखते हैं, तो हम लोग ये रिएक्टिविटी हमारा ऑर्डर है, मतलब नीचे की ओर जाने में मेटल कम रिएक्टिव होता चला जाएगा, जिसके वजह से उसके ऑक्साइड बनने में समय लगेगा, या तो ऑक्साइड बनने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा हीट करने की जरूरत होगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो ये हमारा है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। तो नीचे को जाने पर लगातार घट रहा है। हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, क्या नाम है, आसानी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं, फिर और इसके आगे बारे पढ़ते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कुछ मेटल्स के आगे, हम लोग क्या नाम है पढ़ लिए, जिंक तक पढ़ लिए थे, अब आगे पढ़ते हैं। अब आयरन का पढ़ते हैं। देखिए आयरन हमारा सॉलिड होता है, यदि हम लोग उसका ऑक्सीजन से कराएं, ऑक्सीजन से कराएं तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हीटिंग, स्ट्रांग हीटिंग, तो बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा, क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड या फिर E3O4 ये बनेगा। यदि एग्जाम में आता है कि जो फेरस ऑक्साइड बनता है किससे, जब आयरन का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेरस का ऑक्साइड बनता है। तो बात आती है जब स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो Fe3O4 बनता है। अगर हम इसको स्ट्रांग हीटिंग न करने के बजाय सिंपली ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, यदि हीटिंग नहीं कहता है तो। अगर एग्जाम में हीटिंग नहीं कहता है तो आप क्या बोलेंगे, इसको आसानी तरीके से आप बोलेंगे कि जब हम लोग केवल सिंपली हीटिंग नहीं, केवल ऐसी रिएक्शन, कुछ स्ट्रांग हीटिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल आयरन का ऑक्सीजन साथ रिएक्शन कराने पे तो क्या बनता है, फेरिक Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बनता है। तो एग्जाम में देख लेना वहां पे ऑप्शन में क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन, तो वहां पे फेरिक ऑक्साइड बनेगा। आपने रस्ट के फॉर्मूले में पढ़ा होगा कि जब हम लोग आयरन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या वहाँ मॉइस्चर भी होता है, वाटर भी लिया रहता है, लेकिन यहाँ सिंपली आपको रिएक्शन करना है आयरन का, किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन साथ, तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। और जब स्ट्रांग हीटिंग कर देंगे तो फिर क्या नाम है, फेरस ऑक्साइड बनता है या फिर Fe3O4 बनता है। इसमें जो है आयरन क्या है, इसमें जो है आयरन कितनी वैलेंसी होती है, इसमें आयरन की 2 वैलेंसी होती है, और इसमें आयरन कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। इसमें आयरन की 3 वैलेंसी होती है, उसमें लगभग 2 वैलेंसी होती है, इसके आयरन की 2 वैलेंसी होती है, क्योंकि आयरन 2 वैलेंस शो करता है, +2 एंड +3। जो हमारा +2 होता है उसे फेरस कहते हैं, और जो +3 वाला होता है उसे फेरिक कहते हैं। तो एग्जाम में देख लेना वहां पे क्या पूछा है। अगला हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं लेड का है Pb। अगर Pb का हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि इनकी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे आते हैं। इसलिए तो स्ट्रांग हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड का ऑक्साइड बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। अगली रिएक्शन है,
अगली रिएक्शन है, अब धीरे धीरे रिएक्शन आगे नीचे की ओर जा रही है। अब बहुत मुश्किल से ऑक्साइड बन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब कम रिएक्टिव मेटल है, इसलिए हीट करने के बावजूद भी ऑक्साइड नहीं बना पा रहे हैं। अगला हम लोग है इसी में आगे पढ़ते हैं कॉपर। अगर कॉपर में रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो आपको बहुत स्ट्रांग हीटिंग करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग हीटिंग करना पड़ेगा, उससे ज्यादा स्ट्रांग हीटिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये बनाएगा। तो सेम उसी प्रकार से ये हमारा, अगर आप कम हीटिंग करेंगे तो क्या बनाएगा? कम हीटिंग करेंगे तो आप क्या बनाएगा? Cu2O बनाएगा, जिसमें कॉपर कितना वैलेंसी है? +1 है, +1 है। तो +1 वाली वैलेंसी बनाएगा, जिसे क्या नाम है हम लोग? क्यूप्रस ऑक्साइड कहेंगे। अगर क्या नाम है, इसको हीटिंग नहीं करेंगे, इसको आराम से हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं करेंगे, तब क्या बनाएगा? एग्जाम में पूछ सकता है, सिंपली तरीके से पूछ सकता है। तब क्या बनाएगा वहां पे? तब क्या बनाएगा? हमारा केवल क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा, जिसमें क्या नाम है? कॉपर की +2 वैलेंसी होगी। तो देख लेना एग्जाम में क्या पूछता है। अगर स्ट्रांग हीटिंग कहता है तो आप Cu2O बोलेंगे, क्योंकि इसमें कॉपर की वैलेंसी है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। अगर स्ट्रांग हीटिंग कहे, स्ट्रांग हीटिंग ना कहे, वो सिंपली ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएगा, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे? क्यूप्रस का क्या नाम है? क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या नाम है? क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाएगा, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना जान गए। अब देखिए, जब इसके आगे जान गए, हम लोगों ने मेटल को देखा, अभी रिएक्टिविटी सीरीज नीचे की ओर लगातार जा रहे हैं। जैसे हम लोग पिछला वाला ऑर्डर था, उसी के नीचे ऑर्डर ये चला जा रहा है। लगातार मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज घटती चली जा रही है, जिसके वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर उसके ऑक्साइड बनने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर इसके जब नीचे जाए, हम लोग आगे जाएं, यहां पे आता है सिल्वर। अगर हम लोग सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ क्या नाम है? रिएक्शन कराएं, कुछ भी हीटिंग कर लें, सिल्वर है, गोल्ड है, Au, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कराएं रिएक्शन, तो अब ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आ गए हैं, तो अब ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए क्या नाम है? सिल्वर और गोल्ड क्या होते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इस पे कोई भी ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ती है, इसीलिए इसका कलर जो होता है, इसकी चमक जो होती है, कम नहीं होती है। तो इसका इतना डिस्कस कर लिए। आप देखिए, हम लोगों ने इतना जान लिया, हम इसको अगेन उसी तरीके से इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो बिना बेसिक है, आप बैलेंस कर सकते हैं, नहीं बैलेंस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली एग्जाम में पूछ जाता है कि कौन सा ऑक्साइड बनेगा, आपको बस याद रखना होगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? 2 वाले ऑक्साइड, एक आयरन के ऑक्साइड आपको याद रखना होगा, एक कॉपर का ऑक्साइड याद रखना होगा। ठीक है, जान लिए। आप थोड़ा नोट करके लिखेंगे, क्या नाम है? देखो, नोट क्या नाम है? जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, ध्यान समझ लो, जो हम लोग मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, इनका 2 नेचर होता है। क्या नाम है? या पहला नेचर, या तो ये बेसिक होंगे, दूसरा या तो ये एम्फोटेरिक होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। या तो जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, या तो बेसिक नेचर के होंगे, या तो ये बेसिक नेचर, या तो बेसिक नेचर के होंगे, या तो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे, या तो ये बेसिक नेचर के होंगे, या तो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, कौन कौन से मेटल के ऑक्साइड जो बेसिक नेचर के होते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, ज्यादातर मेटल के यहाँ पे पहला जनरली लिखूंगा, दूसरा पॉइंट में लिखूंगा जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल, मैं सब की बात नहीं कह रहा हूं, जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड हैव बेसिक नेचर। ज्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होंगे। अब बेसिक नेचर देखने का ये नहीं मतलब है कि बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब कि अगर ये बेसिक नेचर के होंगे तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे रेड लिटमस पेपर को यदि इनके सॉल्यूशन में हम रखें तो किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू कलर में इसको चेंज कर देंगे। तो
चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। इसका मतलब यदि बेसिक नेचर के होंगे तो इनके यदि सॉल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू लिटमस पेपर में कर देंगे, और रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करना ही बेसिक नेचर बताता है। अगर हम बात करते हैं बेसिक नेचर के होते हैं, अब देखो यहाँ पे बेसिक नेचर हम लोगों ने सीख लिया। अगर ये बेसिक नेचर के होंगे तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। पहला हम लोग बेसिक नेचर पढ़ लेते हैं, तो हम लोग हेड डालते हैं बेसिक नेचर। देखिए बेसिक और नेचर मतलब मेटल का ऑक्साइड जो बेसिक होते हैं, तो कुछ हम लोगों से पढ़ लेते हैं। देखो कुछ बेसिक जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे क्या नाम है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने पोटेशियम पढ़ा, तो पोटेशियम और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या नाम है, क्या बनता है, पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है। अब ये जो पोटेशियम का ऑक्साइड बना है, इसका क्या नेचर होगा, ये किस नेचर के होंगे, ये बेसिक ऑक्साइड है, मतलब कि बेसिक ऑक्साइड है। मतलब जब बेसिक ऑक्साइड होंगे तो मतलब ऐसे बेस तरह बिहेव करेंगे, लेकिन बेस नहीं होंगे। लेकिन इसमें लिटमस रेड लिटमस पेपर हम इसके अंदर रखें तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम बात करते हैं अगर ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तभी तो लिटमस पेपर कन्वर्ट कर पाए उस कलर को, तो आइए देखते हैं डिसॉल्व होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने सीख लिया कि कोई मेटल का ऑक्सीजन के साथ कराने पर उसका ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड पहले हम लोगों ने सीखा बेसिक ऑक्साइड बनाता है या तो एम्फिडोरिक ऑक्साइड बनाता है। अगर देखते हैं बेसिक ऑक्साइड होगा, इसका मतलब यहाँ पे देखो, अब ये क्या नाम है, अगर बेसिक ऑक्साइड होगा तो इसका मतलब इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे भी क्या बनेगा, अब वो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पे देखो K2O यहाँ पे ये हमारा बेसिक नेचर का था। अगर हम इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बना लेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो मेटल क्या बना लेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड KOH। तो क्या बना लेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा यहाँ पे। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ये क्या कहलाएगा, देखो ये बेस तरह हो गया, जिसको क्या कहा जाएगा, एल्कलाई। जिसे क्या कहा जाएगा, एल्कलाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एल्कलाई कहा जाएगा। तो मेटल का ऑक्साइड बना जो बेसिक नेचर का था। अगर बेसिक नेचर का है तो इसमें कहा गया कि रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा ब्लू लिटमस पेपर में। इसका मतलब कि पहले से सॉल्यूशन तो बनना चाहिए, और सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो उस मेटल का ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा। हम इसको बैलेंस नहीं करें, हम आपको समझा रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखिए इसी प्रकार से और एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि सोडियम का, यहाँ पे सोडियम का जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए थे तो क्या बना था, सोडियम का ऑक्साइड बना था। अब ये जो सोडियम का हमारा ऑक्साइड बना था, यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्साइड बना था ये भी किस नेचर का होगा, ये भी बेसिक ऑक्साइड होगा। ये भी क्या होगा, ये भी बेसिक ऑक्साइड होगा। अगर जब बेसिक ऑक्साइड होगा तो कहा गया है कि उसका रेड लिटमस को कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस पेपर पे। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन बनना चाहिए। हालांकि ज्यादातर मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, कुछ ही सॉल्युबल होते हैं, और जो सॉल्युबल होते हैं उन्हीं को एल्कलाई कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पोटेशियम का जो ऑक्साइड है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इसीलिए पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है, एक एल्कलाई है। अब यहाँ बात करते हैं इसी प्रकार से सोडियम का है, तो सोडियम का देखा जाएगा तो हम क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, हाँ ये डिसॉल्व हो जाता है। इस सोडियम के ऑक्साइड को हम लोग क्या नाम है, N सोडियम के ऑक्साइड को हम लोग इस वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। और सोडियम का हाइड्रोक्साइड एक आप लोगों ने देखा होगा कि बेस होता है, लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे एक्ट कर रहा है, एल्कलाई। एल्कलाई भी क्या होता है, बेस होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोगों ने अब देख लिए क्या नाम है, मैग्नीशियम का भी करना चाहे तो मैग्नीशियम का भी लिख सकते हैं। देखो और एग्जाम्पल यहाँ पे
तो मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम है और प्लस उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, हम लोगों ने देख लिया था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। अब ये मैग्नीशियम का जब ऑक्साइड बनता है तो ये भी किस नेचर के हो गया, ये भी बेसिक ऑक्साइड होगा। क्यों, क्योंकि हमने लिखा है जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड है बेसिक नेचर, तो ये भी क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। जब बेसिक नेचर के होंगे तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा, लेकिन सब ऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन नहीं, अब क्या नाम, वाटर के साथ डिसॉल्व कर देखते हैं क्या बनता है। तो मेटल का क्या नाम है, मेटल का मतलब मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड अगर हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो क्या बनता है, मैग्नीशियम का हाइड्रा ऑक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, जो भी ये भी क्या होता है, एक एल्कलाई है, जो भी ये क्या है, एक एल्कलाई है। अब देखो हम लोगों ने देखा कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये या तो बेसिक नेचर के होंगे या तो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो इसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा बेसिक नेचर के, तो हमने लिखा कि जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर कैसे पहचाने कि बेसिक नेचर के हुए होंगे, इनका सॉल्यूबल हम मतलब इनका जब हम सॉल्यूशन देखेंगे, और सॉल्यूशन हमने रेड लिटमस पेपर को देखा तो ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब उसका रेड लिटमस पेपर का कलर रेड से उसमें ब्लू कलर कर दिया, इसका मतलब वो बेसिक ऑक्साइड मतलब बेस तरह बिहेव करते हैं, बेस नहीं है, बेस तरह बिहेव करते हैं। आगे बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लिए सबसे रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे देखें ऊपर तो क्या होता है, पोटेशियम होता है। अगर पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम का ऑक्साइड बनता है जिसका मतलब बेसिक ऑक्साइड होता है, हम लोग सीख चुके हैं। अगर बेसिक ऑक्साइड होगा तो हम लोग ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो क्या बना जाएगा, तो पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो कि क्या है, एल्कलाई मतलब एक बेस तरह बिहेव करता है। सिमिलरली उसी प्रकार सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम का ऑक्साइड बना, जो कि बेसिक ऑक्साइड है। अगर बेसिक ऑक्साइड तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे क्या बनेगा, उस मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रा ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एक एल्कलाई तरह बिहेव करेगा। अगर उसी प्रकार से मैग्नीशियम का ऑक्सीजन कराने पे क्या बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना। अब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बना, मैग्नीशियम का हाइड्रा ऑक्साइड, जो कि एल्कलाई तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग इतना जान चुके ये जो ऐसे हम लोग मेटल्स का ऑक्साइड देखे हैं जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। अब हमारा अगली प्रॉपर्टी है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा एम्फोटेरिक जितना हम बता देंगे, एम्फोटेरिक में कुछ ही मेटल्स का ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बस वही डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा ज्यादातर जो मेटल का ऑक्साइड क्या होंगे, वो बेसिक ही नेचर के होंगे, कुछ को छोड़ के जो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, बस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं। अब देखिए हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ने जा रहे हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, आखिरकार जो ऐसे ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके अंदर दोनों, मतलब उसके अंदर एसिडिक नेचर भी रहे, एसिडिक नेचर रहे, और दूसरा उसके अंदर क्या रहे, बेसिक नेचर रहे। उसके अंदर एसिडिक नेचर है और बेसिक नेचर है, ऐसे ऑक्साइड क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इससे बनने वाले जो हमारे ऑक्साइड हैं वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला है एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसको आप लोगों ने देखा होगा Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना कहा जाता है इसको, आर करके एल्यूमिना। दूसरा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो क्या नाम, हम लोग दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल दो ही हैं एम्फोटेरिक, और भी है, लेड का ऑक्साइड है, गैलियम का ऑक्साइड है, ये बहुत ढेर सारे और ऑक्साइड हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, मतलब उनके अंदर एसिडिक नेचर होता है और बेसिक नेचर होता है। लेकिन अभी हम लोग के लिए केवल दो ही काफी है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे मतलब उनके अंदर एसिडिक नेचर भी होगा, बेसिक नेचर भी होगा, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे इसका रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन विथ, पहला देखो रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। देखो अब हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन विथ एसिड। अब रिएक्शन विथ एसिड, कोई भी आप क्या नाम है
जैसे मान लेते हैं पहला एल्युमिनियम का ही ले लेते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। तो हम लोगों ने एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लिया Al2O3 यहाँ पे सॉलिड स्टेट में, और इसका रिएक्शन करा दिया किससे, एसिड से, कोई भी एसिड से करा दीजिए, HCl से मानो करा दिया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम का कोई क्या नाम है, कोई भी एसिड से करा दीजिए तो क्या बन जाएगा। अब देखो ये हमारा एसिड है, अगर ये एसिड है तो क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, क्या होगी तभी तो रिएक्शन होगी, ये एसिड है ये बेस है तभी बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस क्या बनता है, ये साल्ट बन गया हमारा, एल्युमिनियम का क्लोराइड ये साल्ट बन गया, ये साल्ट बन गया, और क्या बनता है, वाटर, वाटर। तो हमारा क्या बन गया, वाटर, वाटर। तो अब देखो मतलब कि हमने जब एसिड साथ रिएक्शन कराया तो उस समय एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार से बिहेव किया, एज ए बेस, तभी तो एसिड और बेस रिएक्शन कर क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड एक साल्ट बन गया प्लस वाटर बन गया। इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करने की हालांकि जरूरत भी नहीं है, करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली देखो इसी प्रकार से, अब इसी का रिएक्शन एक बार और करते हैं। एक बार ऐसे रिएक्शन विद एसिड देख चुके हैं, अब हम लोग रिएक्शन विद बेस, अब नहीं अगर हम देखना चाहे रिएक्शन विथ बेस, देखो रिएक्शन विथ बेस अगर दोनों देख लेते हैं, ऐसा करते हैं यहीं पे देख लेते हैं रिएक्शन एसिड का, इसका भी एसिड जिंक ऑक्साइड का, देखो यहीं पे। तो हम लोग यहाँ पे जिंक ऑक्साइड हम लोगों ने लिया, यहाँ पे प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया, एसिड हमने लिया तो क्या बनेगा, ये हमारा इस समय ये क्या नाम है, ये एसिड है और ये हमारा क्या बेस तरह बिहेव करेगा, तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनाएगा और प्लस वाटर, वाटर बनाएगा। तो ये हमारा एक प्रकार साल्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया। हमने देखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ कराने में क्या बनता है, और क्या नाम है, अब बेस के साथ करने जा रहे हैं रिएक्शन विथ बेस। यहाँ पे चलो यहीं पे आ जाएगा हम लोग का रिएक्शन विथ बेस, बेस के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है, चलो देख लेते हैं इस एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बेस के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनता है। देखो यहाँ पे सेम वही चीज पहले लेते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड लेते हैं Al2O3 और प्लस हम लोग कोई भी बेस लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सोडियम का हाइड्रोक्साइड लेते हैं। देखो इस समय अगर हम लोगों ने इसको बेस लिया है ना, तो इस समय किस प्रकार से इसका बिहेवियर होगा, इस समय इसका एसिडिक बिहेवियर होगा, मतलब ऐसे एसिड तरह बिहेव करेगा। तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, ये हमारा क्या नाम है, एक प्रकार क्या है, ये एक प्रकार का साल्ट है, एक प्रकार का साल्ट है और प्लस क्या बनाएगा, वाटर, ये क्या बनाएगा, वाटर, वाटर। तो हमारा ये साल्ट हो गया सोडियम एल्यूमिनेट NaLO2, तो क्या बन जाएगा, ये साल्ट है प्लस वाटर। देखो अब हम लोग क्या है, जिंक ऑक्साइड वाला भी देख लेते हैं। आखिरकार जब हम लोग जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन फिर बेस के साथ कराते हैं, देखो जब हम लोग बेस साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये इस समय ये कैसा नेचर है इसका, ये बेस है, तो इस समय इसका नेचर कैसा रहा होगा, एसिडिक नेचर रहा होगा, मतलब इसी तरह बिहेव करेगा। तो एसिड और बेस से रिएक्शन कराने पर साल्ट वाटर बनता है, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2 और प्लस वाटर बनेगा। आपको मालूम है एसिड और बेस साथ रिएक्शन कराने पर साल्ट प्लस वाटर बनता है, तो हमारा ये क्या बनेगा, साल्ट, और ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा, वाटर बनेगा। अब हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, वाटर, वाटर में कोल्ड या हॉट, होल्ड या हॉट एंड स्टीम। देखो अगली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, किसके साथ है, वाटर के साथ, वाटर चाहे कोल्ड हो चाहे हॉट साथ, और साथ साथ स्टीम के साथ। देखते हैं क्या बनता है। आओ देखो, कोई भी आप मेटल्स ले लो और उसकी रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हो, और वाटर या कोल्ड है या हॉट है, तो दोनों केस में चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड हो, दोनों केस में क्या बनेगा, मेटल का क्या बनेगा,
दोनों केस में क्या बनेगा, दोनों केस में मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी दोनों केस में, चाहे वाटर कोल्ड हो चाहे हॉट हो। देखो कहाँ तक होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या नाम है, हम लोग सबसे रिएक्टिव मेटल लेते हैं पोटेशियम और उसका रिएक्शन किससे कराते हैं, वाटर के साथ। और वाटर क्या लेते हैं, सबसे पहले कोल्ड सा रिएक्शन कर जाएगा आसानी तरीके से। तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अगला देखो, अगला रिएक्टिव मेटल लेते हैं सोडियम, उसका रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं और वाटर कोल्ड लेते हैं और क्या नाम रिएक्शन कर जाता है तो क्या बनाता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब देखो हम लोग अगला आता है इसी में, सोडियम है, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, अब आता है कैल्शियम। देखो अगर हम लोग कैल्शियम के साथ कराएं तो अब ये रिएक्शन के साथ कैल्शियम क्या नाम है, अगर हम अगला है कैल्शियम, देखो कैल्शियम है, अगर हम वाटर के साथ कराएं रिएक्शन तो अब क्या नाम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है तो क्या बनाता है, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और प्लस इसमें क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला देखो अब क्या होगा, अगला मेटल है वो मैग्नीशियम है। अब देखो कैल्शियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, तो अगर मैग्नीशियम का हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएं और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे कोल्ड लें तो कोल्ड लेने पे रिएक्शन नहीं करता है। अगर हम क्या नाम है इसका कोल्ड ले लें तो रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। वहीं पे मैग्नीशियम को एक बार और कराऊं, लेकिन इस बार क्या करूं, वाटर को क्या करूं, गर्म कर लूं, पानी को गर्म पानी से रिएक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा, तभी ये रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम का हम लोग वाटर के साथ कोल्ड के साथ रिएक्शन कराने पे रिएक्शन नहीं कर सकता है। वहीं मैग्नीशियम के यदि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो ये हमारा हो गया कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन की क्या बनाता है, तो उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ वाटर नहीं, अब क्या रिएक्शन विथ स्टीम, मेटल्स का रिएक्शन स्टीम के साथ, रिएक्शन मेटल के साथ स्टीम के साथ। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग मेटल्स का रिएक्शन किससे कराएंगे, स्टीम के साथ कराएंगे, स्टीम के साथ कराएंगे। देखो स्टीम साथ कराने पे क्या बनता है, उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा और प्लस उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसमें से भी क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो मेटल का रिएक्शन स्टीम से कराने मेटल का ऑक्साइड बनता है और उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या नाम है, देखो हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल में देखो अब हम लोगों ने लास्ट में क्या छोड़ा, मैग्नीशियम जो कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन किया था। देखो अब मैग्नीशियम क्या नाम है, स्टीम के साथ भी रिएक्शन करता है। तो क्या लिखा हमने, H2O लिखा, स्टीम का फार्मूला क्या होगा H2O, अब बगल में आपको क्या लिख देना होगा, स्टीम। तो इसके बाद क्या बनेगा, उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा, तो मेटल का ऑक्साइड MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अब देखो स्टीम के साथ रिएक्शन हो गया। सेम इसी प्रकार से एल्युमिनियम का रिएक्शन अगर कराएं वाटर, मतलब कि अब स्टीम, वाटर में स्टीम आपको लेना है तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनेगा और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसी प्रकार से जिंक का कराएं, जिंक का हम लोग स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आता है आयरन का यदि हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और थोड़ा बहुत प्लस साथ साथ फेरस ऑक्साइड ही बनता है।
यहाँ पे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फेरिक ऑक्साइड ज्यादा इंपॉर्टेंट, फेरिक ऑक्साइड ज्यादा बनता है और फेरस ऑक्साइड कम बनता है। साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अगर एग्जाम पूछता है तो ये ज्यादा बनता है फेरिक ऑक्साइड, फिर फेरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना इसको। अब देखो इसके आगे चलते हैं। अगर इसके आगे चलते हैं तो कॉपर का रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ कराते हैं, अगर कॉपर का रिएक्शन हम लोग स्टीम के साथ कराते हैं तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं ये सब। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर सिल्वर कराते हैं स्टीम के साथ रिएक्शन, स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। सिमिलरली इसी प्रकार से गोल्ड का रिएक्शन अगर हम स्टीम के साथ कराते हैं, स्टीम के साथ कराते हैं तो ये भी कोई क्या नाम है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि मेटल के एक्टिविटी सीरीज में ये सारे मेटल सबसे नीचे आते हैं। इसीलिए ज्यादातर क्या होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब देखो हम लोग अगली सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। मेटल्स का रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट एसिड साथ कराएंगे। देखो अगर हम लोग मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, उस मेटल का साल्ट बनता है, मेटल का साल्ट मेटल्स का साल्ट बनता है और प्लस उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल ले लो, हम सबसे रिएक्टिव मेटल लेते हैं पोटेशियम, आप एक एसिड ले लो, हमने HCl ले लिया। अब उसका रिएक्शन कराने पे क्या बना, उस मेटल का साल्ट पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिमिलरली यहाँ पे आप सोडियम ले लो और उसका रिएक्शन HCl से कराने पे क्या बनेगा, सोडियम का क्लोराइड बनेगा और प्लस उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसी तरीके से कैल्शियम ले लो, कैल्शियम का HCl के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 बनेगा और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप ऐसा नहीं केवल एसिड HCl ले रहे हैं, अगर HCl लेंगे तो उसका क्लोराइड साल्ट बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फेट का साल्ट बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा, नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेट का साल्ट बनेगा। इसी प्रकार से कार्बोनेट लेंगे, कोई भी कार्बोनिक एसिड लेंगे तो कार्बोनेट का साल्ट बनेगा। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। अब देखो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है और उसके बाद हम लोग आते हैं अगला मेटल पे, मैग्नीशियम है। अगर उसका हम लोग HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सिमिलरली एल्युमिनियम कराते हैं, एल्युमिनियम का अगर हम लोग HCl से कराएं तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम का क्लोराइड बनेगा, AlCl3 बनेगा और प्लस इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब यहाँ पे जिंक है, देखो जिंक है तो यहाँ पे HCl से कराने में क्या बनेगा, यहाँ पे जिंक का क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से भी निकलेगी। अब देखो आयरन तक ये रिएक्शन कर जाता है, तो आयरन का रिएक्शन किससे, डाइल्यूट एसिड साथ कराने पे क्या बनता है, उस आयरन का साल्ट बनता है या फिर Cl3 बनेगा और प्लस इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके आगे यदि बात करता हूँ कॉपर है, उसका डाइल्यूट एसिड साथ कराने पे कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से अगर कॉपर की बात करता हूँ, सिल्वर का रिएक्शन मैं HCl से कराता हूँ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इसी प्रकार से गोल्ड का रिएक्शन मैं HCl से कराऊंगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आने के कारण ये डाइल्यूट एसिड साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए किस एसिड में सबसे तेज हाइड्रोजन गैस
गैस निकली होगी। तो एसिड्स नहीं मतलब है, वहां पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या नाम है, कौन सा मेटल है आपने लिया था। तो पोटेशियम में सबसे तेज हाइड्रोजन गैस निकली होगी, उसके बाद सोडियम में हाइड्रोजन गैस सबसे तेज निकलेगी, फिर उसके बाद कैल्शियम में सबसे तेज निकलेगी। तो ये हमारा ऑर्डर है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पे मतलब पहले नंबर पर सबसे तेज हाइड्रोजन गैस में निकलेगी जब आप कौन सा मेटल लेंगे, पोटेशियम। जब आप सोडियम लेंगे तब निकलेगी दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन गैस, और तीसरे नंबर पे जब आप कैल्शियम लेंगे तब उसमें हाइड्रोजन गैस निकलने का जो प्रोसेस होगा बहुत तेज होगा। उसके बाद लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता चला जाएगा, आयरन तक ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मतलब हाइड्रोजन वो क्या नाम आयरन तक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये रिएक्शन नहीं करेगा। अब हम लोग क्या नाम है पढ़ने जा रहे हैं अगली इसकी। तो इसकी चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्या नाम है, विथ क्लोरीन गैस, विथ क्लोरीन गैस। देखो क्लोरीन गैस के साथ तो मेटल, कोई ढेर सारे मेटल, कोई मेटल ले लीजिए और उसका रिएक्शन आप क्लोरीन गैस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, उस मेटल का क्लोराइड बनेगा, उस मेटल का क्लोराइड बनेगा जो क्या होगा, एक साल्ट होगा, एक साल्ट होगा। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल ले लो। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने पोटेशियम ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बना, पोटेशियम का क्लोराइड बना, जो कि एक क्या बनेगा, साल्ट बनेगा यहाँ पे। अब देखो उसी तरीके से आप सोडियम ले लो, सोडियम और क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर दो तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का साल्ट बन जाएगा। सिमिलरली उसी प्रकार से मैग्नीशियम का अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। अब इसी तरह के एल्युमिनियम का ले लीजिए, एल्युमिनियम का क्लोरीन गैस के साथ कराने पर क्या बनेगा, एल्युमिनियम का क्लोराइड का एक साल्ट बनेगा। अब यहाँ पे जिंक ले लीजिए, जिंक का क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, एक साल्ट होगा। इसी प्रकार से आयरन ले लीजिए, आयरन का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ कराने पे क्या बनेगा, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड बनेगा जो कि एक साल्ट होगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या नाम है, पीबी ले लीजिए, पीबी का रिएक्शन अगर क्लोरीन गैस के साथ कराया जाए तो क्या बनेगा, लेड क्लोराइड बनेगा, PbCl2 बनेगा, PbCl2 बनेगा। ठीक है, लेड क्लोराइड PbCl2 बनेगा। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे कॉपर का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस के साथ कराएं तो क्या बनेगा, CuCl2 बनेगा, एक क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा, क्यूप्रिक क्लोराइड बनेगा। तो इतने ऐसे मेटल्स हैं जो क्लोरीन के साथ ऐसा करने पे क्या बनाते हैं, उस मेटल का क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें और हम आगे कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपर के बाद सिल्वर का अगर सिल्वर के साथ कराएं तो क्या बनेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनता है यहाँ पे, जो कि एक इक्वस सॉल्यूशन होता है, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अब इसी प्रकार सिल्वर के बाद गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं करता है। तो इतने ऐसे मेटल्स जो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करने में क्या बनाते हैं, मेटल का क्लोराइड बनता है। अब इसकी हम लोग अगली केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन गैस। अब देखो मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराएंगे, होगा क्या, कोई मेटल्स अगर उसका मैं रिएक्शन किससे कराता हूं, हाइड्रोजन गैस साथ कराता हूं तो क्या बनेगा, उस मेटल का हाइड्राइड बनेगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, उस मेटल का हाइड्राइड बनाएगा। अब देखो बात आती है कि बहुत कम ऐसे मेटल्स होते हैं जो हाइड्रोजन साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्राइड बनाते हैं। कुछ ही मेटल्स हैं जो मेटल हाइड्रोजन गैस साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्राइड बनाते हैं, जो मेटल की एक्टिविटी से सबसे ऊपर आते हैं। तो देखो
फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या नाम है, पोटेशियम है और इसका हाइड्रोजन गैस के साथ कराऊं तो क्या बनेगा, मेटल का हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा, पोटेशियम का हाइड्राइड बनेगा। सिमिलरली इसी प्रकार से सोडियम कराऊं हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड बनेगा। इसी प्रकार से कैल्शियम कराऊं कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्राइड बनाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम तक करता है, बस मैग्नीशियम का अगर हमें हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का हाइड्राइड बनेगा। इतने ही मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके उसका हाइड्राइड बनाते हैं। इसके अलावा कोई ऐसे मेटल्स हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हो। जैसे अगर बात करता हूँ एल्युमिनियम, आगे आता हूँ, अगर मैं एल्युमिनियम का हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके देखूं तो ये कुछ भी रिएक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे जिंक का अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके देखूं तो रिएक्शन नहीं होती है। उसी प्रकार से आयरन का रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस के साथ देखूं तो ये रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है। हमने बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो अगले हम लोग इस केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो 6th प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल ए विथ मेटल ए विथ मेटल बी सॉल्यूशन। अब हम लोग अगली जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक मेटल्स का रिएक्शन दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो देखो यहाँ पे जैसे मेटल है, यहाँ पे ध्यान समझो, कोई यहाँ पे मेटल ए है और दूसरे मेटल का सॉल्यूशन है, मेटल बी का और सॉल्यूशन है। अगर इसका रिएक्शन कराए दें हम तो ध्यान देने वाली बात है, अगर मेटल ए रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा मेटल बी के सॉल्यूशन से, तब इसको उसके सॉल्यूशन से मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा और तो क्या बनेगा, मेटल ए का सॉल्यूशन और प्लस उसको डिस्प्लेस किया हुआ मेटल बाहर निकाल देगा, मेटल बी। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान समझो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया कोई मेटल ले लिया जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, यहाँ पे देखो हमने एक जिंक ले लिया, यहाँ पे जिंक और प्लस कोई दूसरा मेटल ले लिया जो इससे रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, जैसे क्या नाम है, कॉपर ले लिया और उसका सॉल्यूशन कॉपर का सल्फेट ले लिया और कॉपर का सल्फेट ले लिया। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखो उसके सॉल्यूशन से जो मेटल है रिएक्टिविटी सीरीज में, उससे ये वाला मेटल ऊपर है, इसको डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनाएगा, जिंक का सल्फेट बनाएगा और प्लस क्या कर देगा, कॉपर जो मेटल है उसको बाहर कर देगा। इसी प्रकार से और आगे देखो, जैसे क्या नाम है, हमने आयरन ले लिया, यहाँ पे क्या नाम है, और मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने कॉपर करा दिया तो यहाँ पे कॉपर करा दिया। अब यहाँ पे कॉपर के बाद अब उसके नीचे वाला होगा तभी होगा कॉपर हो तभी होगा। कॉपर है उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, उसके नीचे था सिल्वर नाइट्रेट ले लिया। अब जो सिल्वर नाइट्रेट ले लिया तो अब क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर सकता है, क्यों कॉपर उससे ऊपर होता है तो क्या कर देगा, यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट बना देगा और प्लस यहाँ पे कॉपर का नाइट्रेट बना देगा और प्लस क्या बना देगा, सिल्वर को बाहर कर देगा, सिल्वर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। उसी प्रकार से देखो, मान लो हमने आयरन ले लिया और दूसरा क्या नाम है, हमने कोई का सल्फेट ले लिया जैसे उससे, लेकिन इसके रिएक्टिविटी सीरीज से क्या हो, इससे नीचे हो, फीका बगाता है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट ले लिया या सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, कुछ भी ठीक है, या कॉपर सल्फेट ही ले लिया हमने। यहाँ पे देखो
कॉपर सल्फेट ले लिया। अगर ये किसका रिएक्शन कराएं तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है, तो क्या करेगा, आयरन इसके सॉल्यूशन से इसके मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, फेरस का सल्फेट बना देगा। यहाँ पे फेरस का सल्फेट बना लेगा और प्लस उस मेटल को बाहर निकाल देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है, इसी प्रकार से सिमिलरली जब हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे चैप्टर फर्स्ट में, उसमें ये कौन सी रिएक्शन है, जस्ट लाइक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, कोई भी सॉल्यूशन से दूसरे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन उसके साल्ट को या उसके मेटल को डिस्प्लेस कर देता था। ये तभी कर सकता था जब मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में और ज्यादा रिएक्टिव होगा उसके सॉल्यूशन के मेटल से, तभी ऐसा कर सकता है। ठीक है, यहाँ समझ लिए होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं क्या नाम है, वो है एक्वारेजिया। यहाँ पे देखो, अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एक्वारेजिया। यहाँ पे एक्वारेजिया देखो, एक्वारेजिया क्या होता है, ये क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, एक पावरफुल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, पावरफुल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, ये पावरफुल सॉल्यूशन होता है। ये पावरफुल सॉल्यूशन किसका किसका बना होता है, ये पावरफुल सॉल्यूशन किसका किसका बना होता है, यहाँ पे ध्यान समझ लो। ये पावरफुल सॉल्यूशन किसका किसका बना होता है, यहाँ पे एक पार्ट मतलब एक पार्ट इसमें क्या मिला होता है, नाइट्रिक एसिड मिला होता है और थ्री पार्ट किसका मिला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिला होता है। तो एक पार्ट नाइट्रिक एसिड का और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यदि हम आपस में मिला देते हैं तो एक प्रकार का होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। और होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या कहा जाता है, एक्वारेजिया कहा जाता है। ये इतने पावरफुल सॉल्यूशन होते हैं, इसमें लीस्ट रिएक्टिव मेटल को भी अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। देखो मेरा यहाँ एक पार्ट लिखने का ये भी मतलब है, इसका मतलब होता है एक पार्ट मेरा यहाँ लिखने का ये भी मतलब है, एक पार्ट का मतलब आप कुछ भी करना है, इसका एक पार्ट लेना है, 1 लीटर लो या 1 मोल लो, इससे कंपेरिजन इसको हमेशा 3 गुना रखना है, मतलब 3 टाइम्स इसको रखना है। अगर इसीलिए अगर मैं इसका रेशियो देखूं नाइट्रिक एसिड का, अगर मैं इधर लिख देता हूं, अगर मैं रेशियो देखूं, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो देखूं, रेशियो किसका किसका देखूं, अगर मैं HCl रेशियो नाइट्रिक एसिड देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3:1 होगा, 3:1 होगा। अगर दूसरी तरीके से अगर नाइट्रिक एसिड का रेशियो HCl के टर्म में देखूं तो कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। जहां में पूछ सकता है किस रेशियो मिलाया जाता है, तो वहां पर देखना है HCl रेशियो नाइट्रिक एसिड है कि नाइट्रिक एसिड रेशियो HCl है, दोनों में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इट कैन डिजॉल्व, यहाँ पे इट कैन डिजॉल्व लीस्ट रिएक्टिव मेटल आल्सो लाइक जैसे गोल्ड है, सिल्वर है एंड प्लेटिनम है, इसको भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो कोई है एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया क्या है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक होमोजीनियस मिक्सचर है, एक पावरफुल सॉल्यूशन है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड को हम लोग क्या नाम है, 1 मोल मिलाते हैं, मतलब 1 लीटर मिलाते हैं, और 3 लीटर क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तभी ये बन सकता है। ठीक है, हमेशा ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, आप ध्यान देना। अब हम लोग की जितने भी हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज थी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्वारेजिया सीख लिए हैं। अब जो है अगले टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, अब एमसीक्यू की सीरीज लाएंगे, ढेर सारे एमसीक्यू लाएंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। ठीक है, ओके।